नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 22। सेक्शन 22 बताता है कि जो बात करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अप्लाई होगा सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशंस। तो कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, उनको छोड़ के जो CRPC 1973 है हमारे पास वो अप्लाई होगा जो एक्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, इस एक्ट पर। ये सेक्शन स्टेट करता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 दैट इज CRPC ये अप्लाई होगा ट्रायल्स पे अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के साथ स्पीड अप करने के लिए ट्रायल को और प्रिवेंट करने के लिए डिलेस को। क्लोज ए आ गया हमारे पास मॉडिफिकेशन टू सेक्शन 243 क्लोज 1 ऑफ CRPC। Original CRPC, after prosecution evidence, accused is called upon to enter defense। तो ओरिजिनल CRPC में क्या है? ओरिजिनल CRPC में है हमारे पास कि जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है उसके बाद अक्यूज्ड को बोला जाता है कि वो जो है अपना डिफेंस प्रूव कर सकता है। अब मॉडिफिकेशन क्या है इसमें? बिफोर बीइंग कॉल्ड अपॉन द अक्यूज्ड मस्ट एक्सक्यूज मी कि इस स्टेप से पहले भी हमारे पास कुछ प्रोसीजर हैं मॉडिफिकेशन में, और अक्यूज जो है उसको क्या करना है वो बताया गया है। गिव इन राइटिंग इमीडिएटली, और जितना टाइम अलाउड हुआ है उसमें एक लिस्ट ऑफ डिफेंस विटनेसेस जिसको वो एग्जामिन करना चाहता है, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जिस पे वो जो है रिलाई अपॉन करना चाहता है। तो अक्यूज्ड को डिफेंस में बुलाने से पहले अक्यूज्ड को जो है राइटिंग में देना है। क्या देना है राइटिंग में? दो चीज़ें देनी है। एक तो उसको अपनी विटनेस लिस्ट देनी है, किन किन विटनेसेस को वो बुलाना चाहता है, एग्जामिन करना चाहता है। दूसरा जो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देनी है जिन पे वो रिलाई अपॉन करना चाहता है कि ये डॉक्यूमेंट पे वो अपना जो है डिफेंस प्रूव करेगा। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है अवॉइड करना डिलेज जो कॉज किया गया है, जो लेट सबमिशन है विटनेस लिस्ट का। तो बहुत बड़ी विटनेस लिस्ट बाद में आती है तो उसकी वजह से डिले होता है प्रोसीजर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये जो दो चीज़ें हैं विटनेस लिस्ट और डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ये पहले ही मांगी गई है। इसके बाद जो हमारे पास स्टेप होगा वो होगा कि अक्यूज जो है अपने डिफेंस में एंटर करेगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्लोज बी, दैट इज मॉडिफिकेशन टू सेक्शन 309 क्लोज 2 ऑफ CRPC। एक नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है। नया रूल क्या है? कोई भी अर्जनमेंट नहीं ग्रांट किया जाएगा मेयरली बिकॉज एक रिवीजन एप्लीकेशन जो है अंडर सेक्शन 397 ऑफ CRPC वो फाइल की गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अर्जनमेंट नहीं होगा रिवीजन एप्लीकेशन अगर फाइल की गई है। पर्पस क्या है? प्रिवेंट करना पार्टीज को डिले करने के लिए जो करप्शन ट्रायल्स हैं फाइल करके रिपीटेड रिवीजन पिटीशंस, जो एक जो इंटेंशन होता है पार्टीज का कि वो डिले करे ये जो ट्रायल्स को है रिवीजन पिटीशंस फाइल करके, तो वो जो है यहाँ पे क्लोज बी में जो है हमारे पास वो बताया गया है कि यहाँ पे अजर्नमेंट जो है जो ग्रांट किया जाता है रिवीजन एप्लीकेशन पे वो जो है नहीं होगा। क्लोज सी क्या मॉडिफिकेशन करता है? मॉडिफिकेशन टू सेक्शन 317 ऑफ CRPC। एक नया सब सेक्शन 3 ऐड किया गया है। नई पावर क्या है? जज की। जज जो है वो कंटिन्यू कर सकता है ट्रायल को अक्यूज्ड या उसके लॉयर के एब्सेंस में, रिकॉर्ड कर सकता है एविडेंस को विटनेसेस का, जो प्रोवाइडेड रीजंस आर रिकॉर्डेड, प्रोवाइडेड की जो रीजंस है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, और अक्यूज्ड जो है लेटर उसका राइट है रिकॉल करने का विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन का। तो CRPC में जो हमारे पास जनरल रूल है वो होता है कि जितने भी जो ट्रायल प्रोसीजर्स होते हैं या एविडेंसेस लिए जाते हैं वो जो है अक्यूज्ड या फिर जो है उसके लॉयर की प्रेजेंस में लिया जाता है। इनकी जो है प्रेजेंस ज़रूरी है। ये वन ऑफ द रूल है नेचुरल जस्टिस का, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन हुआ है, यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन हुआ है कि जज जो है यहाँ पे हमारे पास वो कंटिन्यू कर सकता है ट्रायल इनकी एब्सेंस में, प्लस वो जो है एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है
एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है, इनके लिए वो जो है रीज़न देगा, लेकिन बाद में क्योंकि वो प्रेजुडिस नहीं करना चाहता या फिर जो जस्टिस जो है वो हमारे पास अक्यूज़ को ना मिले, इस करके उसने जो है राइट रखा है कि वो रिकॉल कर सकता है विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। तो रिकॉल कर सकता है विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन अगर वो ये स्टेप स्किप करना चाहता है तो यहाँ पे जो है ट्रायल कंप्लीट माना जाएगा और प्रेजुडिस नहीं माना जाएगा। इसका पर्पस क्या है? प्रिवेंट करना अननेसेसरी डिले अक्यूज्ड की वजह से या फिर एडवोकेट की वजह से जो खुद को एब्सेंट करते हैं। तो जानबूझ के जो ट्रिक्स अपनाते हैं एडवोकेट्स कि ऐसा करने से डिले हो जाएगा प्रोसीजर, तो उन सबको अवॉइड करने के लिए उनकी एब्सेंस में ट्रायल कंटिन्यू और एविडेंस का जो है प्रोविजन यहाँ पे रखा गया है। फिर आ गया क्लोज डी हमारे पास, मॉडिफिकेशन टू सेक्शन 391 क्लोज 1 सीआरपीसी। न्यू प्रोवाइजो ऐड किया गया है। जब एक पार्टी फाइल करती है एक रिवीजन पिटीशन, कोर्ट जो है वो नहीं कॉल करेगा ट्रायल रिकॉर्ड्स के लिए जब तक अदर पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है शो करने के लिए क्यों जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कॉल नहीं किया गया, या फिर कोर्ट जो सोचता है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो सफिशिएंट हैं एग्जामिन करने के लिए मैटर को। इसका पर्पस क्या है? रिड्यूस करना डिसरप्शन जो है ट्रायल का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रख के ट्रायल कोर्ट में। तो बेसिकली ये मॉडिफिकेशन क्या है? इसमें है हमारे पास जो पार्टी जब यहाँ पे रिवीजन पिटीशन फाइल करती है, रिवीजन पिटीशन यहाँ पे जो है फाइल कर दी है पार्टी ने, तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो ट्रायल रिकॉर्ड्स नहीं मंगवाएगा। ये हमारे पास जनरल रूल है कि ट्रायल रिकॉर्ड्स जो है वो नहीं मंगवाएगा रिवीजन पिटीशन में। एक्सेप्शन इसके दो हैं हमारे पास कि जो दूसरी पार्टी है उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्यों नहीं बुलाने चाहिए, या फिर सर्टिफाइड कॉपीज उनको लगता है सफिशिएंट है इस मैटर के लिए। तो यहाँ पे एक आता है हमारे पास कि जो पार्टी है, जो ऑपोजिट पार्टी है, उसने प्रॉपर रीज़न दिया है कि क्यों जो है डॉक्यूमेंट्स को कॉल नहीं करना चाहिए या फिर नहीं जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। दूसरा आ गया हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज़, कि कोर्ट को लगता है जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो इनफ हैं, तो यहाँ पे वो जो है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जो है वो नहीं मंगवाएगा। तो बेसिकली दो एक्सेप्शन है हमारे पास, लेकिन जनरल रूल क्या है कि ट्रायल रिकॉर्ड्स जो है वो नहीं मंगवाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 23, पार्टिकुलर्स इन अ चार्ज इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 13(1)(a)। तो यहाँ पे जब एक पर्सन को चार्ज किया जाता है एक ऑफेंस के लिए अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, जो कि है क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो नहीं इंक्लूड करेगा जो डिटेल्ड पर्टिकुलर्स हैं। तो इसमें बेसिकली इस सेक्शन में हम जो चार्ज फ्रेम करते हैं उसके पर्टिकुलर्स को लेके बताया गया है स्पेसिफिकली सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में, कि क्या चार्ज में लिखा जाएगा, क्या जो है पर्टिकुलर्स वहाँ पे लिखने ज़रूरी नहीं है। तो इसमें बताया गया है क्या सफिशिएंट है चार्ज में। चार्ज में जो है सिर्फ मेंशन करना है पहला जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है ऑफेंस में, दूसरा जो रेंज ऑफ डेट्स है जिसमें ऑफेंस जो है कमिट किया गया है। एग्जैक्ट डेट्स या इंडिविजुअल आइटम्स को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल रूल जो है हमारे पास चार्ज का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया इसमें हमारे पास उनको सिर्फ मेंशन करने की ज़रूरत है प्रॉपर्टी प्लस यहाँ पे जो रेंज ऑफ डेट्स है, मतलब एग्जैक्ट डेट्स या एग्जैक्ट इंडिविजुअल आइटम्स जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया हमारे पास जनरल रूल, चार्ज में ये दो चीज़ें मेंशन करनी है। फिर आ गया रीज़न क्या है इसके पीछे, वाई दिस स्पेशल रूल एग्जिस्ट। इसमें आ गया ऑफेंसेस जो हैं अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में वो ऑफन इन्वॉल्व करते हैं कंटिन्यूस एक्ट, देयरफॉर मिस अप्रोप्रिएशन या इलीगल एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली एक कंटिन्यूस एक्ट होता है, एक होता है उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। टू मैनी डिटेल्स देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, हैंस लॉ ने जो है एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है
वो हो सकता है उसने 3 क्लाइंट से अलग अलग ली है, कि यहाँ पे एक क्लाइंट से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, यहाँ पे 2 करोड़, यहाँ पे 3 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो इंडिविजुअल्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो एग्रीगेट है वो मेंशन किया जाएगा। रेंज ऑफ डेट्स भी आप बोल सकते हैं कि ये सारा जो है जून से लेके दिसंबर तक हुआ है, तो ऐसे रेंज आप मेंशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट डेट्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। रीज़न बीइंग कंटिन्यूस जो है एक्ट्स हैं, और इंडिविजुअलिटी जो है क्राइम की वो निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करने के लिए चार्ज का जो है हमने ये जो है फॉर्मेट रखा है। नेक्स्ट आ गया प्रोवाइजो। जो टोटल पीरियड है जो मेंशन किया गया है चार्ज में वो एक्सीड नहीं करेगा 1 साल को। इफेक्ट क्या है इस सेक्शन के? ये जो चार्ज है ये ट्रीट किया जाएगा कि ये एक सिंगल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 219 ऑफ CRPC, इवन दो ये कवर करता है बहुत सारे एक्ट्स विद इन दैट 1 ईयर पीरियड। तो इसमें आगे जो याद रखने वाली चीज़ है, जो MCQ फोकस्ड चीज़ है, वो है टाइमलाइन। इसमें हमारे पास कि जो चार्ज में जो है कितने जो टाइम का जो ऑफेंस है वो इंक्लूड किया जाएगा। ये जो है एक्सीड नहीं करेगा 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर जितने ऑफेंसेस हुए हैं वो इन्वॉल्व करने हैं, और ये माना जाएगा एक सिंगल ऑफेंस अंडर सेक्शन 219 ऑफ CRPC। हालांकि ये बहुत सारी एक्ट्स कवर करता है, लेकिन ये सिंगल ऑफेंस जो है माना जाएगा। फिर आगे इसमें हमारे पास सेक्शन 24, स्टेटमेंट बाय ब्राइब गिवर नॉट टू सब्जेक्ट हिम टू प्रोसिक्यूशन। कि जो स्टेटमेंट है ब्राइब गिवर के द्वारा जो ब्राइब दे रहा है उसको सब्जेक्ट टू नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके के प्रोसिक्यूशंस पे। ये ओमिट किया गया है बाय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 16 ऑफ 2018, जो इफेक्ट में होगा 26/7/2018 में। ये डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना माइनर चीज़ें अभी तक नहीं पूछी गई हैं, लेकिन आप जो है एक्ट का नाम याद रखेंगे क्योंकि ये जो है काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम का जो है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे किस एक्ट ने ओमिट किया है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018, और एक्ट नंबर है इसका 16 ऑफ 2018। ये जो है मेमोराइज करने की चीज़ है, तो आप ये याद रखेंगे। फिर आगे इसमें हमारे पास सेक्शन 25, मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स या कोई और लॉ वो अफेक्ट नहीं होगा। सबसेक्शन 1 बताता है इसका क्या मतलब है। ये एक्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा या ओवरराइड नहीं करेगा जो जुरिस्डिक्शन है या जो प्रोसीजर्स है कोर्ट्स का, अथॉरिटीज़ का फॉलोइंग एक्ट्स के अंदर। दैट इज़ आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, फिर आ गया कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, फिर आ गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। इसका मतलब क्या है? कोर्ट मार्शल और जो दूसरे मिलिट्री या पैरामिलिट्री डिसिप्लिनरी सिस्टम होते हैं वो कंटिन्यू टू फंक्शन एज दे आर, जैसे वो बनाए गए हैं उसी तरीके से फंक्शन करेंगे, इवन इफ जो ऑफेंस है वो कवर किया गया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो अगर इन फोर्सेस के अंदर जो कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है यहाँ पे, उसने अगर कोई करप्शन कर दिया है, कोई करप्शन का एक्ट कर दिया है जो PCA के अंदर भी आता है, तो यहाँ पे PCA जो है अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे इनके जो अपने एक्ट्स हैं उसके हिसाब से उनकी जो है इंक्वायरी होगी और कोर्ट मार्शल होगा। जो हमारे पास PCA एक्ट है ये रिप्लेस नहीं करता है इन स्पेशल लॉज को। तो बेसिकली जितनी भी मिलिट्री या पैरामिलिट्री हमारे पास एक्ट्स हैं या उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे जो है एप्लीकेशन नहीं होती है PCA एक्ट की। सबसेक्शन 2 आ गया, इसमें क्लैरिफाई करता है कि रिमूव करने के लिए कोई भी डाउट जो लॉ है वो डिक्लेयर करता है कि जो स्पेशल जज का कोर्ट है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो ट्रीट किया जाएगा कि वो कोर्ट है ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस का इस पर्पस के लिए जो अबव मिलिट्री या पैरामिलिट्री लॉज हैं। इसमें आ गया मीनिंग हमारे पास, जब मिलिट्री लॉ रेफर किया जाता है ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स, तो स्पेशल जज जो है अंडर PCA एक्ट वो जो है इंक्लूड होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्पेशल जज का कोर्ट है PCA में, जिसकी स्पेशल जुरिस्डिक्शन है, वो ट्रीट किया जाता है कि वो कोर्ट है ओरिजिनल क्रिमिनल जस्टिस का जो मिलिट्री या पैरामिलिट्री पर्पसेस के लिए। तो ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स है वो, और वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मिलिट्री जो है फंक्शन नहीं किया जाता है।
सेक्शन 26 आ गया, इसमें हमारे पास स्पेशल जजेस अपॉइंट किए जाते हैं अंडर एक्ट 46 ऑफ 1952 टू बी स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 26 स्टेट करता है कोई भी स्पेशल जज जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 एक्ट 46 ऑफ 1952 के अंदर, जो स्टिल होल्ड कर रहा है ऑफिस, उस डेट पे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो है फोर्स में आया है, उसको ट्रीट किया जाएगा कि वो स्पेशल जज है, वो अपॉइंट किया गया है सेक्शन 3 जो है एक्ट का। तो यहाँ पे जो स्पेशल जज की हमारे पास पोजीशन है उसको जो है डीम्ड माना जाएगा कि जो पीसीए हमारे पास जो फोर्स में आया, तो वहाँ पे जो यहाँ पे स्पेशल जजेस हैं हमारे पास क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के अंदर, तो डीम्ड माना जाएगा कि वो जो है स्पेशल जजेस हैं। इफेक्ट क्या है दिस सेक्शन का, ये क्यों बनाया गया है? कोई ज़रूरत नहीं है इससे फ्रेश अपॉइंटमेंट करने की जजेस की। कंटिन्यूटी जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की वो इंश्योर की गई है। सारी की सारी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स जो है इन जजेस में वो कंटिन्यू होंगी अंडर प्रोविजन जो है 1988 एक्ट का। ये प्रिवेंट करता है प्रोसीजरल डिलेज और जो है जुरिस्डिक्शनल कंफ्यूजन। सेक्शन 27 आ गया, इसमें हमारे पास अपील और रिवीजन। सेक्शन 27 स्टेट करता है कि जो हाई कोर्ट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं सारी की सारी पावर्स जो है अपील और रिवीजन की, जो दी गई हैं उनको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर। ये पावर अप्लाई करती है ऑर्डर्स या जजमेंट्स जो हैं स्पेशल कोर्ट के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। स्पेशल जज को ट्रीट किया जाएगा कि वो कोर्ट ऑफ सेशन है अपील्स और रिवीजन के पर्पस के लिए। ये सब्जेक्ट टू है कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दिया गया है। इसका क्या मतलब है? अपील्स जो है स्पेशल जज के डिसीजन की वो डायरेक्टली लाई करती हैं हाई कोर्ट को। कोई भी अपील या रिवीजन जो है वो सेशन कोर्ट में नहीं जाएगी। इसमें हाई कोर्ट के पास अपीलेट पावर्स हैं, लाइक हियरिंग करना अपील्स की अगेंस्ट कन्विक्शन, एक्विटल या सेंटेंस। रिविजनल पावर्स हैं करेक्ट करना जुरिस्डिक्शनल एरर्स या मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। स्पेशल जज को ट्रीट किया जाता है कि वो जो है सेशन कोर्ट है, सिर्फ अपीलेट पर्पसेस की वजह से ये स्टेटस में नहीं आएगा। तो बेसिकली जो जिस्ट है हमारे पास सेक्शन 27 का, सेक्शन 27 में से जो आपको याद रखना है एमसीक्यू फोकस्ड क्या पोर्शन है हमारे पास। पहला है कि जो अपील्स हैं या फिर जो रिवीजन है हमारे पास वो कहाँ लाई करती हैं, ये लाई करेंगी हमारे पास हाई कोर्ट में। और इसमें कोई भी जो है कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो है कोई भी अपील या रिवीजन नहीं जाएगा। इसमें जो स्पेशल जज है हमारे पास वो डीम्ड माना जाएगा या उसको ट्रीट किया जाएगा कि वो कोर्ट ऑफ सेशन है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो हमारे पास अपील या रिवीजन जाती हैं वो हाई कोर्ट में जाती हैं। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अपील या रिवीजन हाई कोर्ट में जाएगी, स्पेशल जज को माना जाएगा कि वो कोर्ट ऑफ सेशन है। सिर्फ अपील के पर्पस के लिए जो है हमारे पास इसको कोर्ट ऑफ सेशन माना गया है, बाकी ये स्टेटस के तौर पे जो है उसको नहीं दिया गया है। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 28 एक्ट टू बी इन एडिशन टू एनी अदर लॉ, कि ये वाला जो एक्ट है वो एडिशन में होगा, पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें। सेक्शन 28 बताता है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है पीसी एक्ट, वो रिप्लेस नहीं करता, ओवरराइड नहीं करता किसी भी एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ को। ये ऐड करता है दूसरे लॉज में जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एटसेट्रा। एक पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर या किसी और लॉ के अंदर, अगर सेम एक्ट उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो एक्ट किया है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफेंसेस मल्टीपल लॉज के अंडर। इसका मतलब क्या है? अगर एक पब्लिक सर्वेंट कमिट करता है ब्राइबरी या करप्शन, उसको ट्राई किया जा सकता है पीसी एक्ट के अंदर, आईपीसी के अंदर, कोई और एप्लीकेबल लॉ है उसके अंदर। ये एक्ट जो है ये इम्यूनिटी नहीं देता है किसी और लॉ से। तो यहाँ पे मल्टीपल लॉज के अंडर जो है एक पर्सन को उसके ऑफेंसेस के लिए जो है ट्राई किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सक्लूसिव हमारे पास जुरिस्डिक्शन है पीसीए एक्ट का, दूसरे एक्ट्स भी जो है उस पर लगेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 29 अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस 38 ऑफ 1944।
सेक्शन 29 अपडेट करता है और मॉडिफाई करता है सर्टेन प्रोविजंस जो हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के। ये जो ऑर्डिनेंस है ये मेनली डील करता है अटैचमेंट और फॉर फीचर जो है प्रॉपर्टी का पर्सन्स का जिनको अक्यूज किया गया है सर्टेन सीरियस ऑफेंसेस के लिए इंक्लूडिंग करप्शन। तो सेक्शन 29 करता क्या है? ये चेंज करता है कुछ वर्ड्स को, एक्सटेंड करता है गवर्नमेंट की पावर्स को, एक्सपेंड करता है डेफिनेशंस को और ऐड करता है करप्शन ऑफेंसेस को शेड्यूल में। अब क्लोज वाइज इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि क्या क्या जो है इन्होंने चेंजेस लेके आए हैं। जो हमारे पास एक्ट है, बेसिकली हमारे पास ये जो ऑर्डिनेंस है 1944 का, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं और सेक्शन 29 जो है उनके बारे में बताता है। पहला जो किया है वो है रिप्लेस किया है जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारे पास, उसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है ऐड किया गया है, उसको पावर दी गई है। जैसे सेवरल सेक्शंस हैं 3 क्लोज 1, 9 क्लोज 1, 10 क्लोज ए, 11 क्लोज 1, 13 क्लोज 1। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जगह लिखा गया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि दोनों गवर्नमेंट्स के पास अब अथॉरिटी है अटैच करने की, अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स की। अर्लियर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर्स थी। इम्पैक्ट क्या है? यहाँ पे जो करप्शन केसेस हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनिशिएट कर सकती है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली पहला जो जिस्ट है हमारे पास वो कुछ सेक्शंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किया है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी दी है कि वो इनिशिएट कर सकती है अटैचमेंट की जो है प्रोसीडिंग्स। सेकेंड आ गया टाइम पीरियड में मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ पे सेक्शन 10 क्लोज ए में 3 मंथ्स का टाइम पीरियड था, उसको 1 ईयर किया है। ये इंक्रीज करता है पीरियड जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो रिमेन रहती है अटैच्ड बिफोर फाइनल डिसीजन। तो फाइनल डिसीजन से पहले प्रॉपर्टी 3 मंथ्स के लिए अटैच रहती थी, अब वो जो है 1 साल के लिए अटैच रहेगी। तो ये टाइम पीरियड में मॉडिफिकेशन लाया है। तीसरा आ गया अमेंडमेंट्स किए हैं शेड्यूल में। तो क्या अमेंडमेंट्स किए हैं? पैराग्राफ 1 जो है उसको ओमिट किया है। तो पैराग्राफ 1 जो रिलेट करता था सर्टेन ऑफेंसेस को, उसको रिमूव किया गया है। फिर एक्सपेंशन किया है पैराग्राफ 2 में और 4 में। आफ्टर लोकल अथॉरिटी नई कैटेगरीज ऐड की गई हैं। तो लोकल अथॉरिटी में नई कैटेगरीज ऐड की हैं। न्यू एडिशंस इंक्लूड करते हैं। कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं जो सेंट्रल स्टेट एक्ट के द्वारा। अथॉरिटीज़ या बॉडीज़ ओन की गई हैं, कंट्रोल की गई हैं, एड की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट कंपनीज एज पर सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। सोसाइटीज़ जिनको एड किया गया है ये कॉरपोरेशंस, बॉडीज़ या कंपनीज़ के द्वारा। ऑल्सो आफ्टर और अथॉरिटी जो हमारे पास टर्म थे उसमें न्यू इंसर्शन है, जैसे कॉरपोरेशन और बॉडी या फिर जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी और सोसाइटी। तो बेसिकली नई अथॉरिटीज़ जो है एक्ट ऐड की गई हैं जो इस एक्ट के अंदर जो है इंक्लूडेड होंगी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस फॉल करेंगे अब ऑर्डिनेंस के अंदर। जो प्रॉपर्टी है एम्प्लॉयज़ की इन बॉडीज़ की वो भी अटैच की जा सकती है करप्शन केसेस में। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ पैरा 4A। नया पैरा इंसर्ट किया है। 4A हमारे पास बात करता है एक ऑफेंस जो पनिशेबल है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे ऑफेंसेस पीसी एक्ट के अंदर वो अब ट्रिगर कर सकते हैं अटैचमेंट और 4 फीचर प्रोसीडिंग्स जो है ऑर्डिनेंस के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास अटैचमेंट और जो 4 फीचर की प्रोसीडिंग्स हैं ये ट्रिगर हो सकती हैं अगर किसी ने करप्शन किया है। फिर आ गया अमेंडमेंट इन पैरा 5 फॉर आइटम्स 2, 3, 4। जो आइटम्स 2, 3, 4 एंड 4A हैं तो 4A ऐड किया है। तो इसमें इंश्योर किया है कि जो पीसी एक्ट के ऑफेंसेस हैं आइटम 4A वो अब कवर किए जाएंगे जहाँ पे भी ये जो आइटम्स हैं वो रेफर किए गए हैं। तो बेसिकली आपके पास जो सेक्शन 29 है मोस्टली वो याद रखने वाले सेक्शन है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। बट फॉर मी अमेंडमेंट्स जो इतने छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है वो शायद आपसे ना पूछे इतना डिटेलिंग में, लेकिन मेमोराइज करना है तो वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि आइटम्स ये ऐड किया गया है, 4A जो है हमारे पास ऐड किया गया है, प्रॉपर्टीज़ एम्प्लॉयज़ की अटैच हो सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो है आप मेमोराइज करें। फिर आ गया सेक्शन 29A हमारे पास पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 29 ने देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी कि वो रूल्स बना सकती है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988।
सबसेक्शन 1 आ गया जनरल रूल मेकिंग पावर। तो जनरल रूल मेकिंग पावर है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में आएगा, वो रूल्स बना सकती है। पर्पस क्या है? कैरी आउट करना जो प्रोविजंस हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के इफेक्टिवली। इसमें जो है ये है हमारे पास जनरल रूल मेकिंग पावर। तो जो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि अथॉरिटी जो रूल बना सकती है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आ गया सबसेक्शन 2 स्पेसिफिक रूल मेकिंग एरियाज। ये सब सेक्शन जो है क्लैरिफाई करता है कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसके लिए रूल जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं। पहला आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम कर सकता है रूल्स फॉलोइंग चीज़ों के लिए। गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 9। तो इस सेक्शन 9 डील करता है लाइबिलिटी जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की ब्राइबरी की। गवर्नमेंट गाइडलाइंस बना सकता है इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो फॉलो करनी है प्रिवेंट करने के लिए करप्शन को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को गाइडलाइंस देने के लिए प्रिवेंट करने के लिए करप्शन को। फिर आ गया गाइडलाइंस फॉर सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन 19 क्लोज 1 कि सेक्शन 19 क्लोज 1 डील करता है मैंडेटरी सैंक्शन जो रिक्वायर्ड है प्रोसिक्यूट करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को। गवर्नमेंट फ्रेम कर सकते हैं गाइडलाइंस स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा ग्रांट करने के लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को। तो यहाँ पे आपको जो है डिटेलिंग में याद नहीं रखना है, जो हेडिंग है वो याद रखनी है। गाइडलाइंस बना सकते हैं सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए। कोई और मैटर जो ज़रूरी है प्रिस्क्राइब करना, तो कोई भी प्रोविजन जो है एक्ट में जो बोलता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड वो डील किया जा सकता है रूल्स के अंदर इस सेक्शन में। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है एडजस्ट करने की प्रोसीजर या एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। सबसेक्शन 3 आ गया हमारे पास लेइंग ऑफ रूल्स बिफोर पार्लियामेंट कि इस पार्लियामेंट के सामने जो है वो रूल्स रखने हैं। हर एक रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के वो दोनों हाउसेस के सामने जाएगा। 30 डेज में जो है आपको रखना है उनके सामने, इधर एक सेक्शन में या मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव सेक्शंस में। पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है, अनल कर सकती है रूल्स को। अगर पार्लियामेंट ने मॉडिफाई कर दिया, अनल कर दिया रूल को, तो ये जो है अप्लाई होंगे मॉडिफिकेशंस प्रोस्पेक्टिवली। कुछ भी उससे पहले किया गया है वो रिमेन वैलिड रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीज़ों के लिए रूल बना सकती हैं? तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं। पहला है हमारे पास गाइडलाइंस दे सकती है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को। दूसरा आ गया सैंक्शन जो है प्रोसिक्यूशन का। तीसरा है हमारे पास जो टर्म यूज़ की गई है प्रिस्क्राइब्ड, तो वहाँ पे जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ पे रूल्स बना सकती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों जो हाउसेस हैं हमारे पास पार्लियामेंट के, उनके सामने ले डाउन करेगा अपना जो अमेंडमेंट्स हैं। पार्लियामेंट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है इनको या फिर अनल कर सकती है, जैसा भी उनको ठीक लगता है। उसके बाद ये जो है वो एक्ट में जाएंगे प्रोस्पेक्टिवली, मतलब पहले जो हो चुका है उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे आने वाली जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं ट्रायल से, वहाँ पे ये जो है अप्लाई होंगे। फिर आ गया सेक्शन 30 हमारे पास रिपील एंड सेविंग। सेक्शन 30 रिपील करता है जो अर्लियर करप्शन लॉज हैं, सेव करता है एक्शंस जो ऑलरेडी लिए गए हैं इन लॉज के अंदर। सबसेक्शन 1 रिपील ऑफ प्रीवियस एक्ट्स, तो 2 अर्लियर एक्ट्स रिपील किए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 जो फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेशन था जो करप्शन से डील करता था। दूसरा है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952, ये जो एक्ट है ये क्रिएट करता है स्पेशल जजेस को और प्रोसीजर्स को करप्शन केसेस के लिए। जो अमेंडमेंट जो हुई है विद द इनैक्टमेंट जो हुई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जो दोनों एक्ट्स हैं उनको जो है रिपील किया गया है। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आप एक्ट का नाम याद रख सकते हैं, 1947 का एक्ट और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1957, इनको जो है रिपील किया गया है। जो प्रेजेंट हमारे पास एक्ट है 1988 का, उसके द्वारा। अब सेव क्या किया गया है? सबसेक्शन 2 बात करता है सेविंग क्लोज। इवन दो जो ओल्ड एक्ट्स हैं वो रिपील किए गए हैं, कुछ चीज़ें सेव की गई हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं सेविंग की, एप्लीकेशन सेक्शन 6 के ऑफ जनरल क्लोजेज एक्ट 1897। सेक्शन 6 प्रोटेक्ट करता है राइट्स, पेनल्टीज, इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, सैंक्शन, अप्रूवल्स जो ऑलरेडी किए गए हैं इन ओल्ड एक्ट्स के अंदर। फिर आगे एक्शंस जो लिए गए हैं रिपील्ड एक्ट्स में वो कंटिन्यू होंगे टू बी वैलिड। तो जो भी एक्शन लिए गए हैं, कुछ भी किया गया है रिपील्ड एक्ट्स में, वो वैलिड रहेगा, इन्फोर्स रहेगा एज लॉन्ग एज वो इनकंसिस्टेंट नहीं है हमारे पास 1988 की एक्ट से।
लास्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 31, ओमिशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ एक्ट 45 ऑफ 1860। ये रिपील किया गया है बाय द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2001 30 ऑफ 2001। सेक्शन 2 एंड द फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारे पास विद इफेक्ट फ्रॉम 3/9/2001। तो बेसिकली आपको याद रखना है एक्ट। सेक्शन 31 जो है हमारे पास वो रिपील किया गया है रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2001 से। एक्ट का नाम भी जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है इफेक्ट की डेट आप याद, मतलब ऑप्शन है आपके पास, आप याद रख सकते हैं तो रखें, बट इतना माइनर डिटेल्स जो है अभी तक नहीं पूछी गई हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा पीसीए की क्लासेस जो हैं वो ख़त्म होती हैं। ये हमने पार्ट्स में किया है, लेकिन इसका जो है एक वन शॉट भी मैं कंपाइल कर दूंगी। तो वन शॉट जो है आपके पास कंपाइल्ड होगा। यू कैन गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपको जो है ये फॉर्मेट कैसा लगता है, या फिर आपको जो है प्रॉपर बैरेक्ट वाला फॉर्मेट ही अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको जो है लाइन में चीज़ें दी गई हैं एग्जैक्टली, लेकिन पॉइंट वाइज कुछ नहीं है। सो आप अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। और इसी के साथ जो है हमारा जो पीसीए एक्ट है वो यहाँ ख़त्म होता है। सो थैंक यू।